बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन नमस्कार जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रौरमन के बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाई बहन जैसे कि रौरमन जानीला कि हर हफ्ता हम रौरमन ले नवा और बेस जानकारी लेके आवेला। उसने में से आज खास जानकारी लेके आई, लेकिन जानकारी हमारे बाद में लेब। चलो एखन देखते हमारे कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य में चलाई जा रही है पशुओं के स्वास्थ्य संबंधी योजना। लत्तेदार सब्जियों की बेहतर उपज के लिए करे कुछ जरूरी कृषि कार्य। निकाई गुड़ाई के लिए बेहतर उपकरण है डच हो। राज्य के पशुपालकों के लिए केंद्र प्रायोजित और राज्य प्रायोजित कई प्रकार की लाभकारी योजनाएं चलाई जाती हैं, जिनमें से एक है पशुओं के निःशुल्क स्वास्थ्य जांच एवं मुफ्त या अनुदानित दर पर दवा वितरण की योजना। राज्य के पशुपालक अपने पशुओं की स्वास्थ्य जांच अपने क्षेत्र के पशु स्वास्थ्य केंद्र में कराकर अनुदानित दर पर दवाएं लेकर इन योजनाओं से लाभ उठा सकते हैं। झींगी, नेनुआ, करेला, लौकी इत्यादि सब्जियां अभी बहुत से किसान भाई लगा रखे होंगे। वर्तमान समय में उनमें कुछ विशेष कृषि कार्य करने की आवश्यकता है। जब इनके लत्तर बढ़ने लगे तो उन्हें जमीन पर ना फैलने दें, क्योंकि फलों के मिट्टी से सीधे संपर्क में रहने से फलों के सड़ने गलने का खतरा रहता है। अतः इसके लिए सहारा दें या छप्पर बनाकर लत्तर को उस पर चढ़ाना उत्तम होता है। साथ ही खेत में जल निकासी की व्यवस्था और निकाई इत्यादि समय से कर लें। सब्जियों में भिंडी हमारे यहाँ लगभग सभी क्षेत्रों में लगाया जाता है। जो किसान भाई इस समय भिंडी लगाने के इच्छुक हैं, वे भिंडी के उन्नत प्रभेदों का चुनाव करें। भिंडी के उन्नत प्रभेदों में मखमली, तुलसी, रोहिणी बेहतर माने जाते हैं। ये प्रभेद अच्छी मात्रा में उपज देने के लिए प्रचलित हैं। गाजर घास एक बहुत ही नुकसानदायक खरपतवार है। गाजर घास के पत्ते गाजर के पत्तों की तरह होते हैं और इसमें सफेद छोटे छोटे फूल आते हैं। यह खरपतवार खेतों और आसपास के खाली पड़े भूमि में अनावश्यक रूप से उगाते हैं, जो खेतीबाड़ी के साथ पशुओं के लिए भी हानिकारक होता है और इसका नियंत्रण भी आसानी से नहीं होता है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार गाजर घास को नष्ट करने के बजाय इसका उपयोग कंपोस्ट बनाने के लिए करना बेहतर होता है। निकाई गुड़ाई के काम को बेहतर तरीके से करने के लिए किसान डच हो का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कृषि उपकरण से खेत में निकाई गुड़ाई करने के साथ साथ नाली और मेड़ भी बनाया जा सकता है। यह है डच हो। निकाई गुड़ाई के काम के लिए निर्मित इस उपकरण से खेत में नाली और मेड़ भी बना सकते हैं। डच हो द्वारा एक दिन में लगभग 15 डिसमिल खेत में लगे फसलों की निकाई की जा सकती है। इस उपयोगी उपकरण को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से प्राप्त किया जा सकता है। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, संक्रमण से बचते हुए करें कृषि कार्य। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।
इसी समाचार में रौरे मन तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मौसम कर हाल कर बारे में और कृषि संबंधी नवा जानकारी मिलक। एखन बेरा हो जाए छोटा सा विराम के, हम विराम के बाद घूर के आवा थी और रौरे मन की जानकारी देवा थी। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एक मुख्य स्तंभ की तरह है और हमारे किसान अन्नदाता। लेकिन कभी कभी प्रकृति के सख्त तेवर के कारण हमारे किसानों को उचित कृषि उत्पाद हासिल नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में उन्हें सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाना और उन्हें लाभान्वित करने का काम बैंक और राज्य स्तरीय बैंकर समितियां यानी SLBC की हैं। इनमें सार्वजनिक और निजी वाणिज्यिक बैंक के अलावा क्षेत्रीय, ग्रामीण, सहकारी बैंक के साथ साथ कई प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों को भी शामिल किया गया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों का नामांकन जरूरी है। इस समय 540 बैंक की 1.5 लाख शाखाओं के द्वारा किसानों का नामांकन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक कारगर उपाय है। ये हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह है। फसल अगर बर्बाद भी हुई तो भी हमें मुआवजा मिल जाता है। जमीनी स्तर पर की गई समीक्षा और अध्ययन के आधार पर कृषि मंत्रालय भारत सरकार की योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कई बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव के कारण किसानों की समस्याओं का निदान कर उन्हें और सशक्त बनाया जा सकेगा। इसके अलावा SLBC और बैंकों के कार्यों और भूमिकाओं को और अधिक विस्तृत किया गया है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों का नामांकन अब उनकी इच्छा पर निर्भर है। वो नामांकन के लिए स्वतंत्र हैं। योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए बैंकों के कार्यों में किसान अकाउंट के दावे का निपटान, ऋणी किसानों का प्रीमियम काटना और गैर ऋणी किसानों से प्रीमियम जमा करवाकर बीमा कंपनी को भेजना, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर किसानों के विवरण की अपलोडिंग, फसल हानि की समीक्षा को सुनिश्चित करना और किसानों की फसल हानि की सूचना बीमा कंपनी तक पहुंचाने का काम भी बैंकों के द्वारा ही किया जाएगा। इसी प्रकार योजना को क्रियान्वित करने वाले बैंक योजना से संबंधित विशेष जागरूकता अभियान को समय समय पर ऋणी और गैर ऋणी किसानों के लिए आयोजित करेंगे। ऋणी किसानों को योजना में भाग लेने के लिए उन्हें कॉल या SMS के द्वारा भी संपर्क और सूचित किया जाएगा। नामांकन की सुविधा के लिए जन धन खाता या बचत खाते का होना जरूरी है। गैर ऋणी किसानों का बैंक में खाता मौजूद नहीं है तो पहले उनका बचत खाता खोलकर सभी सुविधाएं दी जाएंगी। बैंक की शाखाओं को घोषणा पत्र की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी को भविष्य में पत्राचार के लिए संभाल कर रखना होगा और उसकी एक कॉपी या एक्नॉलेजमेंट किसान के हवाले किया जाएगा। नामांकन के लिए कट ऑफ डेट से 2 दिन पहले तक बीमा के लिए फसल का नाम बदलने का प्रावधान होगा। बैंक की शाखाएं नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल पर सभी विवरण भी दर्ज करेंगी। सभी किसानों और विशेष ऋणी किसानों के आधार नंबर को जांचकर बैंक द्वारा अपडेट किया जाएगा। राज्य और जिला अधिकारी संबंधित एजेंसी और बीमा कंपनी के समक्ष किसानों को शिकायतों की सुविधा प्रदान करने का काम भी बैंकों के द्वारा किया जाएगा। SLBC बैंकों के लिए स्थापित एक शीर्ष संस्था है। यह संस्था राज्य सरकार और भारत सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर सदस्य बैंकों के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को क्रियान्वित कर भारत के किसानों को सशक्त करने का काम कर रही है और उसका सीधा लाभ हमारे देश के किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। सशक्त किसान, देश की शान। विराम के बाद रौरमन के एक बार फिर से स्वागत है। तो चलो हमारी जानकारी की ओर बढ़ा थी। आज की जो जानकारी है, ये जानकारी है कि जैविक खेती कर आमदनी बढ़ात हैं। जो किसान हैं वो किसान हैं खूंटी जिला कर मुरू प्रखंड के रहे वाले हैं और उनका नाम है राफेल मुंडू। तो चलो इनके से जानकारी लेवती भाई कि आखिर ये जो जैविक खेती करत हैं ये कैसे शुरुआत कर लें, कहाँ से शुरुआत कर लें, कहाँ से प्रशिक्षण लेना है, इस बारे में जानकारी लेवती।
जैविक खेती से जुड़कर आज कई किसान खुद को सफल बना चुके हैं। ऐसे ही एक सफल किसान है खूंटी जिला के मुरुक प्रखंड के रहने वाले 60 वर्षीय रासेल मुंडू। रासेल मुंडू लंबे समय से खेती से जुड़कर कार्य कर रहे हैं। अपने जीवन में खेती को इन्होंने मुख्य रोजगार के रूप में चुना। आज हम आ पहुँचे हैं खूंटी जिला के मुरुक प्रखंड के गोवाटोली पंचायत में और हमारे साथ राफेल मुंडू नाम के एक ऐसे किसान हैं जिन्होंने खेती किसानी के बल पे अपने जीवन को बदलने का कार्य किया है। ये कब से खेती कर रहे हैं, कहाँ से प्रशिक्षण लिया है, किस किस चीज़ की खेती करते हैं, आइए हम इन्हीं से जानते हैं। राफेल जी, आपको हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। अगर हम खेती की बात करते हैं तो आप कब से खेती कर रहे हैं? हमारा खेती करने का शुरुआत है 1984 से है। 84 से है, पर पुराना विधि से हम लोग खेती कर रहे थे और धीरे धीरे खेत में बदलाव हुआ। कई संस्था यहाँ गांव आती है और सब बताता है ऐसा खेती करो, ऐसा करो, तकनीकी अपनाओ कह के बताता है। वही सबको सुन करके हम लोग अब पुराना विधि छोड़ करके नया विधि से खेती करना शुरू कर दिए हैं। राफेल जी बता रहे हैं कि समय के साथ साथ तकनीक में काफ़ी बदलाव आया है। पहले का तकनीक और अब का तकनीक में काफ़ी बदल गया है। तो पहले जो कृषि कार्य करते थे, अब जो कृषि कार्य करते हैं, दोनों में कितना अंतर है? इसमें बहुत अंतर है। पहले जो करते थे हम लोग खेती सीधे जोत करके उसमें थोड़ा खाद डालते थे और बस उतना ही करते थे और कुछ नहीं करते थे। और ये बाद में जो हम लोग खेती कर रहे हैं उस खेती में बहुत ही बदलाव हुआ। ज़मीन को बहुत अच्छी तरह से तैयार करना पड़ता है, उसके साथ साथ उसमें खाद डालना होता है, खाद को मिलाया जाता है, उसके बाद जो भी लगाते हैं वो सबको लगाते हैं। जैसे हम लगाते हैं अधिकतर गोभी लगाते हैं, लेकिन इस मौसम में पहले मिर्चा लगाए हैं, बैगन और टमाटर। ये सब को लगाने से पहले ज़मीन को तैयार किए थे और उसमें खाद डाल करके जोत करके तैयार किए। उसके बाद इसमें खेत में गड्ढा कोड़ करके और उस गड्ढा में भी फिर अलग से रासायनिक खाद ना दे करके केचुआ खाद हम लोग डाले हैं उसमें। मतलब राफेल जी कहे तो आप जैविक खेती आप कर रहे हैं। अगर जैविक खेती की बात करते हैं, जैविक खेती कहते किसको हैं? जैविक खेती से मिट्टी को कितना लाभ मिलता है? जैविक खेती जो नया तकनीकी से खाद आया है, जो भी उर्वरक शक्ति, उसी का उपयोग करते हैं हम लोग। पुराना विधि जो भी रासायनिक खाद आता था उसको बहुत कम मात्रा में देते हैं, साथ में गोबर का खाद ज़्यादा मात्रा में देते हैं और रासायनिक नहीं जैविक खाद देते हैं। रासेल मुंडू मुख्य रूप से सब्जियों की खेती करते हैं। अपनी जमीन को उपयुक्त और मिट्टी की गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिए पूरी तरह से जैविक खेती को अपना चुके हैं। इसका असर फसलों पर भी देखने को मिलता है। हाँ, रासायनिक खाद से भी उत्पादन तो होता है, लेकिन उसमें इससे ज़्यादा जैविक खाद से उत्पादक अधिक होता है और जो भी उत्पादक होता है उसमें फल हुआ तंदुरुस्त रहता है, सही ढंग से रहता है। और पहले का जो खेती करते थे वो वाला उसका फल अच्छी तरह नहीं होता था। जैविक उत्पाद जो होता है, जो उसको लोग आदमी खाते हैं, उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है उसको? उसमें जो भी आदमी खाता है उसमें स्वादिष्ट आता है। पहले वाला जो रासायनिक से खेती करते थे वो वाला में स्वादिष्ट नहीं होता था, मीठापन नहीं रहता था। तो जो जैविक तरीके से खेती करते हैं वो काफ़ी स्वादिष्ट भी होता है और शरीर के लिए लाभदायक भी होता है। हाँ। कितने क्षेत्र में आप खेती करते हैं? कितना भूमि आपके पास है? मेरा भूमि तो है 2-3 एकड़, लेकिन एक जगह नहीं होने के कारण हर जगह खेती करते हैं। अभी लगाए हैं वहाँ करीब 50-60 डिसमिल होगा, इसमें लगाए हैं। फिर अभी खेती कर रहे हैं दूसरा जगह जहाँ कुआं है वहाँ गोभी लगाना शुरू कर दिए हैं। राफेल जी आप बताएं कि 2 से 3 एकड़ आपके पास ज़मीन है। हाँ। तो मुख्य रूप से किस किस चीज़ की खेती आप करते हैं? मुख्य रूप से तो कुआं बारी में गोभी लगता है, गोभी लगता है और टमाटर लगता है। मतलब सब्जी की खेती करते हैं, मिर्चा की खेती करते हैं, टमाटर करते हैं, फूल गोभी करते हैं। हाँ। आलू की खेती करते हैं। आलू भी करते हैं। अच्छा। लेकिन आलू बहुत कम करते हैं, कहे कि वो समय पर नहीं लगने से पाला मार देता है, उसका उपज नहीं मिल पाता है, इसलिए कम करते हैं आलू। अभी आप तकनीक की बात कर रहे थे कि पहले के तकनीक और अब के तकनीक में काफ़ी बदलाव आ गया है। तो इन तकनीकों को आप सीखते कहाँ से हैं, प्रशिक्षण कहाँ से लिए हैं आप? ये लोग संस्था है, जैसे पहले था वर्ल्ड विजन हम लोग को सब कुछ सिखाया था। उसके बाद फिर और एगो संस्था है, उसका नाम क्या है? ठीक है। हाँ, वो संस्था आती है और
सबको बताता है ग्राम सभा में, खेती के विषय में ही ज़्यादातर बताता है। कैसे खेती करना है? हाँ, कैसे खेती करना है कहा के सब बताता है। आप बताएं कि आज के समय में जब लोग अपनी सेहत को लेकर ज़्यादा सचेत हैं, ऐसे में मिलावटी और रासायनिक खाद्य पदार्थों से लोग दूर रहते हैं। आज जब से नए तरीके से खेती की है तब से इनके जीवन में कितना बदलाव आया है? सबसे पहले तो मैं राफेल मुंडू को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि एक कम पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी एक सफल किसान के रूप में पिछले काफ़ी वर्षों से काम करते हुए आ रहे हैं खेती में, खेती बाड़ी में। और अभी खास करके राफेल मुंडू जी का जो खेती करने से और खेती से जो आमदनी होने से काफ़ी बदलाव आया है। कल तक साइकिल में थे, आज मोटरसाइकिल में चलते हैं और इनका जो भी साग सब्जी और अन्य जो फल सब्जी है वो आज इनका गाड़ी में जाती है और इनके जीवन यापन में काफ़ी सुधार आया है पहले की अपेक्षा और ये लोगों को प्रेरित करते हैं। और हमारे पंचायत से इनको एक चिन्हित किया हुआ किसान है और मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कि इनको जो खाद बीज फ्री से मिले और इसको उपलब्ध करा करके जो इनका खेती में और सहयोग करूं, ये काम भी लगातार हो रहा है। अभी जैविक खाद जो है हमको मिला हुआ था, हम उनको भी इनको दिए हैं। आगे इनके लिए जो मशीन है या और जो उपकरण चाहिए खेती को और बेहतर करने के लिए, उसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे। चलो हमारे दूसरी जानकारी को बढ़ा थी। दूसरी जानकारी है कि चना कर वैज्ञानिक खेती। भाई अगर रौरेमन चना कर वैज्ञानिक खेती करा थी, छोटा चना हो या काबली चना हो, उकर जानकारी तो चाहिए कि अगर चना कर खेती करा थी तो कर जमीन कर चुनाव, उकर बीज कर उपचार, इकर सब कर बारे में अगर जानकारी चाहिए तो चलो हम सीधे चलती हार पलांडू और वहाँ का जो विशेषज्ञ हैं पी भावना, उनकर से जानकारी लेवा थी। किसान भाइयों, यदि आप चने की खेती करने की सोच रहे हैं तो इसकी खेती वैज्ञानिक तरीके से कर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो सकते हैं। इसी कड़ी में आज हम मौजूद हैं भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र हार पलांडू में और आइए जानते हैं चने की वैज्ञानिक खेती के बारे में। इस विषय में जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर पी भावना। मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और मैडम सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि चने की वैज्ञानिक खेती किस प्रकार से की जा सकती है। चना का वैज्ञानिक खेती माने आपको जो खेती कर रहे हैं वो वैज्ञानिक ढंग से जो प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स जो होते हैं, इसका जो रोग से कीट से बचाने के लिए जो तरीका अपनाना है वो सब हम फॉलो करेंगे तो इसका जो उपज है आपको अच्छा मिलेगा। जैसे पूरा भारत देश में अगर पूरा विश्व में देखेंगे तो भारत पहला स्थान में है चना प्रोडक्शन और एरिया दोनों में। लगभग 6 मिलियन हेक्टेयर में चना का प्रोडक्शन एरिया है और 5 मिलियन टन्स का हमारा प्रोडक्शन है। तो हम लोग बहुत आगे हैं, इसको और आगे बढ़ाना चाहिए हमको। जी, चने की खेती के लिए अगर हम खेत की तैयारी की बात करें तो खेत की तैयारी किस तरह से किसान भाई कर सकते हैं? अभी चना का लगाने का मौसम आ गया है। अभी आप मध्य अक्टूबर से लेके और मध्य नवंबर तक इस बीच में आप चना लगा सकते हैं। जो धान का कटाई कर दिए हैं किसान, तुरंत आप 1-2 बार या 2-3 बार हल्का सा हल चला देंगे और मिट्टी बुरबुरा हो जाएगा और इसमें पानी का निकास अच्छा तरह से होना चाहिए, माने पानी आपको रुकना नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। जो आप धान का खेती के बाद चना डाल रहे हैं तो इसीलिए आपको जो फार्मयार्ड मैन्यूर जो बोलते हैं, अच्छी सड़ी हुई जो गोबर खाद है उसको डालने का ज़रूरत नहीं है। तो आप बस नत्रजनी, फास्फोरस और पोटैशियम डालना है। इसमें लगभग 25, 50 और 25 का रेशियो में डालना चाहिए और इसके साथ सल्फ़र भी डालना पड़ता है इस चना का खेती में। सल्फ़र लगभग 20 kg प्रति हेक्टेयर आप खेत में बेसल डोज में ही आपको अप्लाई करना चाहिए। जी बिल्कुल, हम चने की वैज्ञानिक खेती के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो अगर हम चने की वैज्ञानिक खेती के बारे में बात करें तो प्रभेद कौन कौन से चुनने चाहिए किसान भाइयों को? चना में आपको मेनली 2 तरह का किस्म है, एक देसी टाइप बोलते हैं और एक काबुली टाइप बोलते हैं। आप सब लोग को मालूम होगा काबुली टाइप जो है वो बड़ा होता है और थोड़ा गोरा कलर में होता है और जो देसी टाइप है वो थोड़ा काला में रहता है, ब्राउनिश कलर में रहता है और छोटा दाना होता है इसका, और इसका उपज भी इसका ज़्यादा आता है देसी वाला, और काबुली वाला का थोड़ा उपज कम आता है। अगर हम एरिया में भी देखेंगे, पसंद में भी देखेंगे तो ज़्यादातर देसी लोग ही पसंद करते हैं और ज़्यादा एरिया देसी में ही
हमारा लगा हुआ है। अगर किस्म के बात करेंगे, उन्नत जो प्रभेद बोल रहे हैं, देसी में आप जा सकते हैं, जैसे पूसा 372 है और आपका KWR 108 है। ये दोनों बहुत फेमस वैरायटी है और इसका भी विल्ट रेसिस्टेंट प्रतिरोधी है। ये विल्ट का जो रोग आता है इसके लिए प्रतिरोधी है। इसका लगभग 130 दिन में ये तैयार होता है और आपका जो उपज है 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक आप इसमें मिल सकता है अगर वैज्ञानिक खेती से करेंगे। और जो काबुली टाइप का मैं बोल रही हूँ, इसका जो है उपज लगभग 13 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आता है और इसका तरह तरह का ड्यूरेशन है। लगभग 90 दिन का भी तैयार हो जाता है कुछ किस्म और लगभग 120 से 130 दिन में भी तैयार होता है। इसमें हम लोग का बहुत फेमस वैरायटी है श्वेता है, ये इक्रिसैट से रिलीज़ हुआ है। और इसके बाद काक 2 करके एक वैरायटी है और हरियाणी काबुली चना एक है, पूसा काबुली चना एक है और लाम से जो वैरायटी रिलीज़ हुआ है लाम शननिया करके है। ये सब अच्छा किस्म है और विल्ट के लिए जो मैं बोल रही हूँ उसके लिए प्रतिरोधी किस्म है। जी, आपने विल्ट रोग की बात की, तो ऐसे बहुत से कीट व्याधियाँ होंगी जो चने की फसल में लग सकती है, तो और कौन कौन से कीट व्याधियाँ लग सकती है और उससे किस तरह से किसान भाई फसलों का बचाव करें? जैसे विल्ट के बात शुरू हुई है तो इसका वैज्ञानिक खेती में नंबर 1 स्टेप जो होता है, जो बीज का ट्रीटमेंट जो बोलते हैं, सीड ट्रीटमेंट जो बोलते हैं, उसी से शुरू होता है। हम लोग प्रतिरोधी किस्म एक चुनना है, ये नंबर 1 स्टेप हो जाएगा। और दूसरा स्टेप हो जाएगा जो बीज लिए हैं उसका जो सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए। थायराम या कार्बनडिजम 2 ग्राम प्रति केजी सीड से आपको सीड ट्रीटमेंट करना है और इसके साथ जो राइजोबियम कल्चर मिलता है मार्केट में वो भी सीड ट्रीटमेंट करके तब बुआई करने से हम लोग का जो बीज है अच्छा तरह से अंकुरार्पण होता है और जो सीडलिंग भी जो प्रोड्यूस होता है वो हेल्दी रहता है। और इसके बाद अगर हो सके, अगर आपका विल्ट खेत में रह रहा है, नहीं जा रहा है, तो आप क्रॉप रोटेशन ज़रूर फॉलो करना है। माने चना को लगातार उसी खेत में नहीं लगाना है, आपको फसल चक्र बदलना पड़ेगा। और एक छोटा स्टेप है जो बीज का जो बुआई करते हैं उसमें आपको लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर नीचे अगर करेंगे तो थोड़ा हम लोग विल्ट जो उकट रोग बोलते हैं उसका प्रकोपन कम कर सकते हैं। ये विल्ट रोग के साथ आप कोई केमिकल कंट्रोल मेजर नहीं है, माने कोई दवा नहीं है। इसके लिए आपको प्रतिरोधी किस्म चुनना पड़ेगा, सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए और जो फसल चक्र मैंने बोला वो भी बदलते रहना चाहिए। ये तीनों स्टेप आप फॉलो करना चाहिए। इसके साथ चना में और एक डिसीज़ है स्क्लेरोशियाना ब्लाइट जो बोलते हैं, इसमें भी पूरा पौधा सूख जाता है और पीला होकर मर जाता है। इसके लिए आपको कैप्टॉन लगभग 10 केजी प्रति हेक्टेयर स्प्रे करना चाहिए। और हमारा चना में एक बड़ा नुकसानदार जो कीट है वो है फल छेदक। ये फल छेदक जो है कोमल जो फलियाँ जो है उसमें छेद करता है और अंदर का जो दाना है खा लेता है। तो इसको पहले से ही हम लोग सावधान रहना चाहिए और इसका कंट्रोल के लिए पहले जो जैविक कीटनाशी जो है हाल्ट या हीलियो की यूज़ कर सकते हैं। और इसके से भी कंट्रोल नहीं हो रहा है तब हम लोग केमिकल कंट्रोल में जा सकते हैं। इसमें मोनोक्रोटोफॉस, इंडेक्सोकार्प और स्पाइनोसैट, ये तीनों का आप ऑल्टरनेटिवली स्प्रे करेंगे तो हम लोग का फसल बच जाता है। जी बिल्कुल मैडम, आपने सीड ट्रीटमेंट की बात कही, तो अगर किसान भाई वैज्ञानिक खेती कर रहे हैं चने की तो सीड ट्रीटमेंट किस तरह से कर सकते हैं? बीज उपचार जो है हर एक फसल में ये वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसके लिए हम लोग को जो थायराम और कार्बनडिजम जो है 2 ग्राम प्रति केजी बीज के तरह से हमको लेना है और बीज में अच्छा तरह से मिलाना है, सुखाना है, फिर उसको बुआई करना है। अगर आप चना जैसे लेग्यूमिनेशियस क्रॉप में जा रहे हैं, पहले बार आपका खेत इस्तेमाल हो रहा है तो उसमें राइजोबियम कल्चर नहीं रहता है, तो इसीलिए राइजोबियम कल्चर भी अगर बीज ट्रीटमेंट में ही दे देंगे थोड़ा उसका इनिशियल स्टेजेस में उसका यूज़फुल रहता है, तो इससे आपका हेल्दी सीडलिंग जो है वो बन जाता है। जी, किसी भी फसल के उत्पादन में अगर हम सूटेबल तौर पे उर्वरक का उपयोग करें तो वो अच्छा होता है, तो उर्वरक कौन कौन से इस्तेमाल किए जा सकते हैं चने की वैज्ञानिक खेती के लिए? बहुत किसान जो है चना लगाते हैं धान का कटने के बाद, तो हम लोग जो सड़े हुए गोबर का जो खाद है डालने का ज़रूरत नहीं है। जो बेसल डोज जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटैश जो बोलते हैं लगभग 25, 50 और 25 का प्रतिशती में आपको लगाना चाहिए। और इसके साथ सल्फ़र भी इस क्रॉप में लगता है, तो सल्फ़र का लगभग 20 केजी प्रति हेक्टेयर आपको बेसल डोज में देना है। किसान भाइयों, आज के इस अंक में हमने जाना चने की वैज्ञानिक खेती के बारे में। हमारे विशेषज्ञ द्वारा दी गई जानकारियों का लाभ उठाकर आप ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। हमारे दर्शकों के साथ इतनी सारी जानकारी साझा करने के लिए मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो बताओ किसान भाई बहन मन, ये दुई जानकारी रो कैसे लागलक? बढ़िया है नहीं, बेस है नहीं? तो कह कर मतलब है कि अगर ऐसा जानकारी रोठिन है या हमरे से कोई जानकारी चाहिए तो पता के जरूर लिखूँ। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा के निदेशक, दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची, और पिन कोड संख्या जरूर लिखा। पिन कोड संख्या 834001। तो रौरेमन के एगो और जानकारी देवे के है कि अगर रौरेमन के जो पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन छूट गलक तो रौरेमन के परेशानी कर बात न है। रौरेमन यूट्यूब में, फेसबुक में, ट्विटर में जाके देख सकीला और जानकारी के पाए सकीला। तो आज रौरेमन इजाजत दो, मकिल एहे दिना और एहे बेरा नवा जानकारी साथ फिर उपस्थित हुआ। तब तक नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।